बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ऑब्जेक्टिव का एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। बिना ऑब्जेक्टिव के आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं संदीप पोरवाल इंस्टीट्यूट आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स जो आपको बोर्ड एग्जाम और बाकी एग्जाम्स में सपोर्ट करेंगे लेकर आया हूं। आज दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर के साथ। आज हम इसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को याद करेंगे, समझेंगे। दोस्तों कोशिश करिए मेरे साथ जो मैं आपको सिखाऊंगा बताऊंगा वो आप लिखकर याद करें ताकि वो बहुत अच्छे से आप दिमाग में फिट कर पाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी और कैसी होती है, बिल्कुल शॉर्टकट में समझा दूं। ऐसी वेव दोस्तों जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन along with it इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन मिलकर बनाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अ वेव इन विच बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस आर देयर which are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of wave motion। दोस्तों अगर वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, सपोज वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, तो दोस्तों जेड एक्सिस जो दोनों के परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होंगे। ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव दोस्तों जो काम का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। दोस्तों उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, in electromagnetic wave both electric and magnetic field vibrations are perpendicular to each other. They are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of wave motion। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दोस्तों सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली देने वाले फिजिसिस्ट थे हर्ट्ज। तो याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो हर्ट्ज नाम आएगा दोस्तों। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी ट्रेवल इन वैक्यूम, कैन बी ट्रेवल इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वैक्यूम में क्या होगी, इसके ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आए हैं दोस्तों। मैं तीन तरह से इसको बताऊंगा। सिंपली स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या तो ये आंसर लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों इसी को 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जा सकता है दोस्तों। या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है E0, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है V0, मतलब मैक्सिमम वैल्यू E0 और V0, तो स्पीड को लिखा जा सकता है E0/V0। दोस्तों आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, या फिर E0/V0 के फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड, वो भी वैक्यूम में दोस्तों। अगर यही स्पीड मैं मीडियम में लिखूंगा तो मीडियम में स्पीड होगी 1/√μ × एप्सिलॉन। दोस्तों μ0 एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मीडियम में यही वैल्यू केवल म्यू और एप्सिलॉन लिखकर बता सकते हैं दोस्तों। ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़ी खास बातें जो मैंने एक्सप्लेन की दोस्तों आपको। और भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इसके पूछे जाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये वेव दोस्तों स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज
दिस वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। दोस्तों ये वेव पोलराइजेशन फिनोमिना शो करती है। कौन सा फिनोमिना दोस्तों? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन दोस्तों ये फिनोमिना एक ऐसा फिनोमिना है जो वेरीफाई करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव इज शोन बाय व्हिच फिनोमिना? पोलराइजेशन। याद रखिए दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में जाती है दोस्तों, तो उसकी स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी। स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, बट देयर इज नो चेंज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। देयर इज नो चेंज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स होगी। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हम अगले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, कैसे आ सकते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सर ये क्या होता है? दोस्तों जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करेंगे तो बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये मिलकर दोस्तों बनाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दोस्तों एज वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन, मतलब गामा रे से एक्स रे रेडियो वेव की तरफ जाते हैं, तो दोस्तों रेडिएशन की वेवलेंथ इंक्रीज होती है। वेवलेंथ इंक्रीज होती है। और दोस्तों जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। सर कैसे? दोस्तों फ्रीक्वेंसी होता है म्यू इज सी बाय लैम्डा। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी डिक्रीज ही होगा ना दोस्तों। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछे आउट ऑफ दिस रेडिएशन विच हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, तो रेडियो वेव की वेवलेंथ होगी मैक्सिमम और गामा रेस की वेवलेंथ होगी मिनिमम। दोस्तों फ्रीक्वेंसी का पूछते हैं तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी होगी दोस्तों? गामा रेस की। और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होगी लीस्ट। ये कुछ बहुत काम की बातें आपको याद रखना है बेटा। इसके बाद अब इन स्पेक्ट्रम पे ऑब्जेक्टिव्स कैसे आ सकते हैं? दोस्तों इन रेडिएशन के यूजेस और कुछ प्रॉपर्टी से जुड़े ऑब्जेक्टिव्स काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सर जैसे गामा रेडिएशन की बात करें तो गामा रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे हाईएस्ट होती है। तो गामा रेडिएशन हैज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। याद रखिए गामा रेडिएशन हैज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। गामा रेडिएशन इज यूज्ड in the study of nuclear structure. In the study of nuclear structure, gamma radiations are produced by artificial and natural radioactivity. कौन सी रेडिएशन दोस्तों रेडियो एक्टिविटी से बनती है? तो गामा रेडिएशन। किसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाईएस्ट है? गामा रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन का इस्तेमाल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने में होता है? तो गामा रेडिएशंस। ये बातें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है दोस्तों। फिर एक्सरेज की बात हो, एक्सरेज से जुड़े कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक्सरेज आर गिवन बाय रॉन्टगेन। एक्सरेज आर गिवन बाय रॉन्टगेन। उसके बाद एक्सरेज से जुड़ी बात, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फ्रैक्चर्स इन बोन्स। आपको पता है ना बोन्स में अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है तो उसको ट्रेस करने में एक्सरे का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फ्रैक्चर्स को आइडेंटिफाई करने में दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है इसका दोस्तों, इसका इस्तेमाल एक्सरे का इस्तेमाल बोन्स में फ्रैक्चर्स के साथ मेटल्स को डिटेक्ट करने में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं
कहीं किसी ऑर्नामेंट को लेकर जा रहा हूं जो मैंने छुपा रखे हैं, अगर मैं एक्सरे मशीन में से पास होऊंगा तो मेरी बॉडी में कहां वो ऑर्नामेंट है वो ट्रेस कर लेगा। तो हिडन ऑर्नामेंट्स को आइडेंटिफाई या ट्रेस करने में एक्सरे का इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। इसी तरह से अगर मैं बात करूं यूवी रेस की, तो यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं इनके इंपॉर्टेंट यूजेस में दे आर यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया। आपने नाम सुना होगा यूवी वाटर प्यूरिफायर्स। तो दोस्तों वहां यूवी मतलब यही रेडिएशंस होंगी जो कि वाटर के बैक्टीरियाज को किल करती है। तो विच रेडिएशन इज यूज्ड टू किल हार्मफुल बैक्टीरियाज? तो यूवी रेडिएशंस दोस्तों। दे आर आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर। ट्यूमर एंड कैंसर, ओके। यूवी रेडिएशन का इस्तेमाल दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, फिंगरप्रिंटिंग को स्कैन करने में भी किया जाता है। यूवी रेडिएशन जो होती है दोस्तों, ये मेन यूजेस इसके मैंने आपको समझाया भी, बताया भी। इसके बाद दोस्तों विजिबल लाइट से जुड़ी क्या बात पूछी जा सकती है सर? विजिबल लाइट से जुड़ी एक खास बात, इसकी वेवलेंथ रेंज क्या होती है? तो विजिबल रे की वेवलेंथ रेंज होती है दोस्तों 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। एक्यूरेट वैल्यू तो 7800 एंगस्ट्रॉम होगी, बट आप उसको 8000 भी ले सकते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम जो है दोस्तों ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। आई होप ये बातें समझ में आ रही है। ये छोटी छोटी बातें ही ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस की बात करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस। पहली बात, दे आर आल्सो कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज। हर वो बॉडी जिसका हाई टेम्परेचर है दोस्तों इस रेडिएशन को इमिट करेगा। इसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल फॉग या मिस्ट, धुंध या कोहरा हो दोस्तों, तो सिग्नल को ट्रांसमिट करने में इंफ्रारेड का इस्तेमाल होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का है। तो विच रेडिएशन इज यूज्ड इन फॉग एंड मिस्ट? तो इंफ्रारेड रेडिएशंस। गॉट इट? इसके बाद इंफ्रारेड का एक इंपॉर्टेंट इस्तेमाल इन नाइट फोटोग्राफी। दोस्तों रात के समय अंधेरे में अगर कोई फोटोग्राफी करना है तो बॉडी की हीट को ये कैमरा सेंस करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस को सेंस करते हैं। तो इंफ्रारेड कैमरास आर यूज्ड इन नाइट फोटोग्राफी। दोस्तों इंफ्रारेड का इस्तेमाल ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी होगा, जो आपने सुना भी होगा दोस्तों। तो ये कहानी इंफ्रारेड से जुड़ी। माइक्रोवेव की बात करूं तो माइक्रोवेव ओवन में फूड मटेरियल्स को हीट अप करने में रेडिएशन का इस्तेमाल होता है दोस्तों। अलॉन्ग विथ इट माइक्रोवेव आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, इन कम्युनिकेशन। दोस्तों इसका एक इंपॉर्टेंट यूज होता है कम्युनिकेशन में। और फाइनली रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव का इस्तेमाल कम्युनिकेशन में होता है, कम्युनिकेशन में होता है, टीवी कम्युनिकेशन मेनली। माइक्रोवेव का इस्तेमाल रडार में होता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, रडार का इस्तेमाल माइक्रोवेव्स जो होती हैं ये रडार में इस्तेमाल की जाती है। ये सारी बातें दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से जुड़ी, जो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है बेटा। इसके बाद कैसे ऑब्जेक्टिव्स और पूछ सकते हैं सर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव बनता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को अकॉर्डिंग टू इट्स different properties, temperature, we can divide in 5 different layers, which are troposphere, the stratosphere, ozonosphere, mesosphere, and finally ionosphere. तो एटमॉस्फेयर की ब्रॉडली 5 लेयर्स है दोस्तों। ट्रोपोस्फियर इज फ्रॉम 0 to 12 kilometers from the earth's surface. The stratosphere is from 12 to 30 kilometers.
ओजोनोस्फीयर की बात करें दोस्तों तो 30 to 50 किलोमीटर्स, मीजोस्फीयर की बात करते हैं तो 50 to 80 किलोमीटर्स, और आयोनोस्फीयर दोस्तों होता है 80 to 300 किलोमीटर्स। ये दोस्तों ये एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं और उनकी हाइट है जिस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात की। अब और कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एट जियोस्टेशनरी या सिंक्रोनस सैटेलाइट से जुड़े। जियोस्टेशनरी या सिंक्रोनस सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है दोस्तों, और इसकी हाइट कितनी हो तो इसकी हाइट 36,000 किलोमीटर्स होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये सिंक्रोनस या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट होती है। इसके बाद इसकी ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट भी कहा जाता है। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों याद रखिए, पार्किंग ऑर्बिट। जो 5 लेयर अभी हमने डिस्कस की, इसमें कौन सी लेयर प्रोटेक्टिव लेयर का रोल प्ले करती है तो ओजोनोस्फीयर, जो ओजोन को जो अल्ट्रावायलेट रेस को एब्सॉर्ब करती है दोस्तों। इसके बाद कौन सी लेयर कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो याद रखना आयोनोस्फीयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन दोस्तों, आयोनोस्फीयर। क्यों हम बाद में बात करेंगे इस बारे में डिटेल में। फिलहाल आगे बढ़े, टीवी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है तो याद रखिएगा टीवी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज हाई फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों 100 से लेकर 200 मेगाहर्ट्ज, 100 से लेकर 200 मेगाहर्ट्ज। ये टीवी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है दोस्तों। ये कुछ बातें एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं, आ सकती हैं दोस्तों। एक और खास बात, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो शायद कुछ बच्चों के लिए नया है। 2 बातें याद रखना होगी। पहली, डिस्प्लेसमेंट करंट का सोर्स क्या होता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट का सोर्स होता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा, डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt, डी फाई ई बाय dt। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को दिमाग में रख लिया तो गारंटी के साथ आप बोर्ड एग्जाम्स के सारे आने वाली एग्जाम के सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के अटेम्प्ट कर पाएंगे। कुछ चीज ना छुड़िया, इसके लिए मैं एक बार देख लेता हूं। लगभग सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी दोस्तों। इसके बाद कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं बचता दोस्तों जो आप इस चैप्टर का अटेम्प्ट ना कर पाए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी चैप्टर्स के इसी तरह के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को मैं आपको बहुत कम टाइम में एक्सप्लेन करूंगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अगर आपको और भी वीडियोस की रिक्वायरमेंट हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।